दोनों पेपरों को हल करने के बाद गाली देने का मन हो रहा था। गुरु दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको इतना डरा देते हैं कि आप हिल तक नहीं पाते। दूसरा वो जो आपकी जरा सी पीठ थपथपा दें तो आप आसमान को छू लेते हैं। नमस्कार, मैं स्वदीप स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुज आश्रम में। आज जो इस विषय पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं ये इसी से संबंधित है, गुरु को लेकर। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से यूपीएससी का पेपर हुआ है, एक से एक टीचरों का अलग अलग तरीके से बयान आ रहा है। कोई यूपीएससी को गाली दे रहा है तो कोई यूपीएससी को कह रहा है कि पेपर बनाने नहीं आता, कोई कह रहा है कि क्या घटिया प्रश्न पत्र पूछा है। शर्म आनी चाहिए पेपर बनाने वाले को। खुले तौर पर कहूंगा बिल्कुल घटिया व्यक्ति होगा, निम्न स्तर का व्यक्ति होगा जिसने भी इस तरीके की हरकतें की हो। और कोई कह रहा है कि इतना कठिन है कि कट ऑफ सीसेट से भी कम चली जाएगी। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, यूपीएससी हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रहे। भी क्वेश्चन बनाने की हवाबाजी कर रहे हो। तरफ आप कहते 10वीं का मैथ्स, अरे जिन्होंने पेपर बनाया मैं उनसे जानना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात थी 10वीं में इस सवालों को हल करने की जो अब। यूपीएससी के पैमाने को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। यूपीएससी को इनफैक्ट कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि यूपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का एक पैमाना बनाया है और वो हमेशा उसको मेंटेन करती है। लोग ये भी कह रहे हैं इस बार के जो प्रश्न पत्र के सवाल आए हैं बहुत ही उनकी क्वालिटी घटिया है, उन्हें पढ़ाया नहीं गया। एक बात आप भी, जो भी बच्चा प्रश्न पत्र दिया हो या जो भी एजुकेटर ऐसी बात कर रहे हैं तो आप देख लें और जरा मुझे भी बता दें कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो सिलेबस से बाहर है। पेपरों को हल करने के बाद मतलब मैं क्षमा चाहूंगा, आज गाली देने का मन हो रहा था यूपीएससी को। दोनों पेपर देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ के साथ खेल रहा है। जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका कोई सिर पैर बनता नहीं है कहीं से। आप बच्चों को हताश करने के बजाय बच्चों के मनोबल को बढ़ाएं। वो एक बार अगर इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखें, ये अगर 100 प्रश्न आते हैं 100 में 100 करने बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाता। बच्चे को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मुश्किल से मुश्किल 60 प्रश्न सही करने की जरूरत है, वो भी मैक्सिमम। तो आप 8 से 10 प्रश्नों की वजह से बच्चों के मन के हताश बिल्कुल ना करें। ये मेरी हाथ जोड़ करके उन एडुकेटर्स से जो इस समय एडटेक और यूट्यूब डिजिटल क्रांति की दुनिया में जो लोग छाए हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा बच्चों के साथ वो बिल्कुल ना करें। ऐसे बच्चों का मनोबल हताश होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वीडियो इसलिए लेकर के आया हूं कि आप बिल्कुल हताश ना हो। यूपीएससी जो पेपर बनाती है, चाहे वो पेपर आसान हो या कठिन हो, वो सभी विद्यार्थियों के लिए होता है। केवल पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए को टारगेट करके पेपर नहीं बनाती। अगर आसान है तो सबके लिए आसान है, कठिन है तो सबके लिए कठिन है। और अगर इस बार का पेपर मान ले, अगर जैसा कि बाकी सब कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर कठिन है, मतलब बाकी तो अनुसार तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर मैं कहूं तो अगर थोड़ा सा कठिन है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी, वो कह रहे हैं इतनी जाएगी उतनी जाएगी, कुछ नहीं। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान। ये कट ऑफ इस बार भी जाएगी तो 85 90 से नीचे तो मैं अभी भी कहता हूं कि रहना बहुत मुश्किल है। खैर, ये कट ऑफ के लिए बात नहीं करनी, बात यहाँ पे इसलिए ये करनी थी कि बहुत सारे लोग पेपर पे दावा कर रहे हैं। एक बात बताओ, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, जितने इसमें प्रश्न आए अगर हम 2 4 5 को छोड़ दें या 10 को छोड़ दें, 15 को छोड़ दें, तो बाकी सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अगर आपने मन लगा के यूपीएससी की तैयारी करी है, आपने एनसीईआरटी पढ़े हैं, आपने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया है, तो आप बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हो। हाँ, थोड़ा टफ इस वजह से है, इस बार स्टेटमेंट वाले प्रश्न ज्यादा आ गए। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज देखने को नहीं मिलती है और वही चीज जब ज्यादा प्रारूप में देखने को मिल जाती है तो लगता है कि कठिन है। पेपर की बात हो रही है इसलिए। तो इस बार तकरीबन 18% स्टेटमेंट वाले हैं, तो ऐसा लगता है लंबे लंबे स्टेटमेंट है तो बहुत कठिन प्रश्न है। वैसा बिल्कुल नहीं है। इस बार वो जो एलिमिनेशन वाले सारे मेथड यूपीएससी ने हटा दिए, केवल 1 केवल 2 वाले, तो इस वजह से थोड़ा सा इस बार के ऑप्शंस को देख के आपको लग रहा है कि टफ है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ मजबूत है तो बिल्कुल भी पेपर टफ नहीं है। जैसे लोग पेपर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर ये सीरीज भी है मेरे पास, अगर इसका 100वां जो प्रश्न है 100 नंबर, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, और इस बार भी राष्ट्रपति से ठीक ठाक प्रश्न है,
और हर टीचर दावा कर रहा है कि मैंने पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया, उसने पढ़ाया, डजंट मैटर। ये सभी बच्चा पढ़ता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या जो भी जीएस के भी विषय है, वो सभी पढ़ते हैं। तो ये जो मास्टर दावा कर रहे हैं कि मेरे वजह से है, तो ये भी गलत है। खैर, ये जो निर्वाचन की बात है, अगर इसमें मान लो 4 स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में अगर आपसे पूछ भी दिया है कि मध्य प्रदेश के एमएलए का वोट केरला के एमएलए के वोट से अधिक है, लेकिन यहाँ पे वोट का मान को पूछा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वैल्यू ऑफ वोट यानी एमएलए का मत मूल्य काउंट होता है। खैर, मैं डीपली बात कर ही नहीं रहा। चौथे ऑप्शन के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुडुचेरी के एमएलए के वोट और अरुणाचल के एमएलए का जो वोट है वो अधिक कम, जो भी प्रश्न आया कि अधिक होना चाहिए पुडुचेरी। ठीक है भैया, एक फैक्ट आपको नहीं आता, छोड़ दो इस प्रश्न को। क्या जरूरी आप इस प्रश्न के पीछे ही बात कर रहे हो? इसी एक प्रश्न से यूपीएससी निकल जाएगी क्या? या ऐसे ही अगर बात करें तो हिस्ट्री पे आ जाओ। हिस्ट्री के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं अगर एक बात बताओ, अगर जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट है उसको पता है कि चाहे एंशिएंट पढ़ो, मिडिवल पढ़ो, मॉडर्न पढ़ो, धर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो बौद्ध धर्म से ये जो आपका महासांघिक के लिए आंध्र, गांधार, कलिंग, मगध जो ऑप्शन है, बिल्कुल सबको आना चाहिए। ये जो दूसरा प्रश्न है, स्तूप की संकल्पना, स्तूप की कॉन्सेप्ट के बारे में, इस हर यूपीएससी स्टूडेंट को सवाल पता होना चाहिए। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। देखो, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, लेकिन ये मैं सच्चाई बता, मैं उन एडुकेटर्स की तरह नहीं हूं कि जो आए और आपकी सहानुभूति पा करके अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहां मैं सच में बता रहा हूं। इसीलिए जो हमारी सीरीज एक गुरुजी आश्रम ने शुरू की है, इस सीरीज का नाम भी सोच हमने इसीलिए रखा है कि आप जरा इस पे सोचिए कि क्या सही है आपके लिए, या कोई भी मुद्दा इस सीरीज के तहत हम लेके आते हैं तो इसीलिए लेकर के आते हैं कि वो आप उस पर सोचो और विचार करो क्या सही है। हाँ, हिस्ट्री के भी कुछ फैक्चुअल्स हैं, जैसे ये बी सीरीज का है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव, इनका वंश नहीं याद है, छोड़ दो, डजंट मैटर। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 100 प्रश्न है ऐसे ऐसे का फैक्चुअल, आप 2-4। अब बताओ, देवी चंद्र गुप्तम किसने लिखी, मिलिंद पन्हो किसने लिखा? अगर ये आपको नहीं पता है और आप कह रहे हो क्वेश्चन टफ है, या जो एडुकेटर्स इस बात को कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन टफ है, तो फिर ये तो समस्या है उनके पढ़ाने में भी और आपके पढ़ने में। तो ये इस बात को ध्यान में रखिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। अब आत्मा के बारे में बात कर रहा है, जो लोग प्राचीन भारत पढ़े हैं उनको पता है कि जैनिज्म में बात करता है कि हर जगह आत्मा है। अब ऐसे सवाल का जवाब अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, या वो एडुकेटर्स ऐसे प्रश्न को बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कठिन है, तो फिर समस्या है। अब ये तो मान लो हिस्ट्री की हो गई, और भी जैसे हिस्ट्री में एक और प्रश्न है, थोड़ा फैक्चुअल है, फैक्चुअल भी अच्छा प्रश्न आया है। जैसे 8वां प्रश्न है बी सीरीज का कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पे बांध बनाया? यह पता होना चाहिए। ऐसे फैक्ट हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और हर उस टीचर को पढ़ाना चाहिए जो यूपीएससी की तैयारी करा रहा है। अगर ऐसे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बता रहे हैं तो समस्या यूपीएससी में नहीं है, क्योंकि सारे पैटर्न, सारा प्रश्न सब कुछ अलग नहीं है। ऐसे ही मान लो, छोड़ो, मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, लेकिन पॉलिटी में आ जाओ। पॉलिटी में 42वां संविधान संशोधन पूछा, राष्ट्रपति निर्वाचन पूछा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा, जेल अधिनियम के बारे में पूछा। जेल अधिनियम अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले चर्चा में था। क्यों नहीं पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? या वो टीचर आपको ये बात क्यों नहीं बताते अगर आपको तैयारी करा रहे हैं? तो आलोचना करने तो सभी आ गए पेपर ले लेके, सहानुभूति गेन करने, अपने चैनल्स के व्यूअर्स पढ़ाने। व्यापार करना छोड़ दीजिए। शिक्षा व्यापार नहीं होती। आप 1% बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचें। उन एडुकेटरों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर उन्हें ज्ञान देना है तो सच्चे गुरु की तरह सच्चा ज्ञान दें, किसी दूसरे के ऊपर ना करें। यूपीएससी को गाली देने का मन करता है, यूपीएससी ने ऐसा पेपर बनाया है। आप अपने आप को देखें कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, या बच्चा जो पढ़ रहा है वो किस तरीके से पढ़ रहा है, वो सही पढ़ रहा है कि नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। जितना समय आप यूपीएससी को कोसने में, सिलेबस को कोसने में, उसके पैटर्न को कोसने में गाली दे रहे हैं, उतना अगर आप उस बच्चे को सुधारने में, अपने तरीकों को सुधारने में फोकस करेंगे तो रिजल्ट कुछ और ही होगा। ऐसे ही बात कर लो। तो अब एक बात बताओ, कम्युनिटी रिजर्व, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बेसिक सी बातें नहीं पता, बायोलॉजी सॉरी साइंस में प्रश्न पूछा है, या उसको करंट से जोड़ लो, आईयूसीएन के बारे में ऑप्शंस में है। क्वेश्चन नंबर मैं मेरे ख्याल से मैं एक बार देख लेता हूं। अब तो देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में अगर नहीं पता, और इस प्रश्न को बोले टफ है, या वो एडुकेटर्स वो बोले टफ है,
तो ये सब फिर ब्लंडर है। आप इस प्रश्न को टफ बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसे ही अगर हम आगे आए तो क्वेश्चन नंबर 23 देखना। इसके ऑप्शंस में IUCN, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में पूछा है। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर आप यूपीएससी पे फोकस कर रहे हो और इन बातों पे फोकस करना नहीं है तो समस्या एजुकेटर के साथ भी है और बच्चों आप बुरा ना मानना आपके साथ भी है। यूपीएससी के लिए एक बात अब गांठ बांध लो। खैर ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, हम इनकी बात क्या करें। आप एक बात ये गांठ बांध लो कि आप तैयारी जैसे कर रहे हो वैसे ही करो। बहुत ज्यादा बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा बदलाव जरूर करो कि थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए और उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। आप उसके लिए एक टेक्स्ट बुक फॉलो करो, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, तब होगा। केवल यूट्यूब के चैनल देख करके अगर आपको लगता है कि इस टीचर पे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सारे व्यूअर्स आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो उनको देख करके आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लोगे, ये भूल जाना। ठीक है, एडटेक आने से, डिजिटल इंडिया आने से, डिजिटल क्रांति होने से इंडिया में एजुकेशन गांव गांव तक जरूर पहुंच गई है इस वजह से। लेकिन क्या सही है क्या गलत है यह सोचना एक आपकी जिम्मेदारी है। इसी सोच को बदलने के लिए हमने ये सीरीज शुरू किया है सोच, और इसी के अंतर्गत ऐसे वीडियो हमेशा बनते रहेंगे। एक दिन और मैं एक भी वीडियो ले लेकर के आऊंगा जिसमें आपको आने वाले पैटर्न के लिए, क्योंकि अभी तो सब आलोचना कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पे हम बात करेंगे 2024 के लिए। क्योंकि सही स्ट्रेटजी बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बाजारवाद के दौर में सब आपको केवल और केवल भ्रमित कर रहे हैं। आपके बारे में सोचने का किसी भी लोगों मतलब है, सबके पास तो नहीं, लेकिन कुछ एक लोगों के पास ये जो बच्चों के बारे में सोचते हैं। बाकी सब के सब शिक्षा को एक व्यापार बना दिए हैं। तो शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना, और इससे संबंधित और भी आगे मैं वीडियोज लेकर के जरूर आऊंगा। और चले फिर मिलते हैं अब जरूर आप। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, इस पेपर को लेकर बिल्कुल हताश मत होना। सबके लिए कठिन है, अगर आपके लिए है तो आप ये मत सोचो कि आपके लिए कठिन है। और एक चीज और, आप कभी ये मत सोच लेना कि इस बार एक पैटर्न आया है ना तो हर बार यही पैटर्न रहेगा, नहीं। इसीलिए जब भी आपको याद होगा, मैं जब पढ़ाता हूं तो कहता हूं कि पिछले 5-6 साल का पेपर जरूर एनालाइज कहीं ना कहीं से होता है। तो केवल 1 साल के पेपर को लेकर के आप एनालाइज करना मत शुरू कर देना और अपनी तैयारी इस अनुसार मत शुरू कर देना, क्योंकि अब एडटेक का दौर है। सारे गुरु जो है इस हिसाब से पढ़ाना शुरू कर देंगे। इस हिसाब से नहीं पढ़ना, जैसे पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना है। और अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के पढ़ना है। बच्चे, अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है ना तो आपको फिर कोई प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू को फेल कर ही नहीं सकता। तो कॉन्सेप्ट पे अपनी मजबूती रखिए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, या हमारी टीम गुरुज आश्रम की जो आपको बताएगी कि 2024 के लिए कैसे क्या प्लान करना है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।